हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8वीं की जो हिंदी की पुस्तक रहती है वसंत, भाग 3। उसमें चैप्टर नंबर 16 रहता है पानी की कहानी, और लेखक हैं इसके रामचंद्र तिवारी जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसकी क्या कहानी है इस पानी की, इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। पानी की कहानी। जैसे पानी के बारे में आपको पता ही होगा कि पानी होता क्या है। जो हम पीते हैं, जीवन को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आगे ही था कि वैर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रही हूँ। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया। मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। ओस की बूंद क्या होती है? जो पानी की जो बूंद होती है, सुबह के समय आपने देखा भी होगा कि घास फूस में जब आप सुबह के समय चलोगे तो वहाँ ओस की बूंद, पानी की जो बूंद होती है वो जो दिखाई देती है सुबह के समय, उसको ओस की बूंद कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक जो है यहाँ पे इंसान है, और यहाँ इस दृश्य में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? सूरज है, पेड़ है, एक व्यक्ति है। ये एक समझने के लिए ये चित्र यहाँ पे प्रस्तुत है। आगे चलते हैं। प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा। यहाँ लेखक कह रहा है, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। पानी भी कहते हैं और जल भी कहते हैं, एक ही बात है। मैं वैर के पेड़ में से आई हूँ, झूठी। मैंने कहा और सोचा, वैर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? यहाँ लेखक ये कह रहा है। नेक्स्ट पेज है के ऊपर चलेंगे हम। चैप्टर नंबर कौन रहता है? पानी की कहानी, जो हम इसको पढ़ रहे हैं। बूंद फिर हिली, मानो मैंने अविश्वास से उसे मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। ये लेख यहाँ पे पूछ रहा है, कैसे? ये पूछ रहा है। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो पेड़ है उसका आकार जो है सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि पृथ्वी यानी ज़मीन के नीचे भी वह उतना ही बड़ा है। गहराइयों में जो कि जड़ें हैं उसकी, जैसे उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें, जड़ों के
रोए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि पेड़ जो होता है वो ऊपर से तो बड़ा होता ही और साथ में ज़मीन के अंदर भी होता है, जो कि उसको बैलेंस किए हुए होता है एक पेड़ को, जो कि जड़ों के माध्यम से बैलेंस पेड़ को किया जाता है, तभी वो टिका रहता है एक स्थान पर। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं, रोएं जो कि जड़ों की रोई को कहा गया है। मुझ जैसी असंख्य जल कणों को वह बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। यानी कि जो जड़ें होती हैं वो क्या करती है, पानी को सोखती है अपने भीतर। तो ये यहाँ पे यह कह रही है कौन, ये जो पानी कह रहा है किसको, लेखक को। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? ये यहाँ पे लेखक को कह रहे हैं, तुम क्या समझते हो कि ये जो पेड़ है ऐसे ही खड़े हैं? इसके नीचे तो जड़ें हैं जिसके जो उसे बैलेंस किए हुए हैं, उसको आधार दिए हुए हैं। उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं, यानी प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था जो वह बोल रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छूट गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। वे रोए में खींच ली गई। कौन? बूंदे पानी की। फिर क्या हुआ? लेखक यहाँ पूछ रहा है। मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरे हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही, यानी कि जो कष्ट को भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर याद हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। क्योंकि रात का जो मौसम होता है वो ठंडा होता है और सूरज होता नहीं। जब सूरज होगा तो वह कोई पानी की बूंद होगी तो उड़ जाती है भाप बनकर, लेकिन रात का समय है तो गर्मी तो होगी नहीं। और उस बिना जो गर्मी के ताप के कारण तो पानी या बूंद जो है आज़ाद नहीं हो सकती। तो यहाँ इस तरह इनके कहने का अर्थ है। आगे, और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर, अगले पेज के ऊपर चलते हैं, पत्तों पर ही सिकुड़ पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखक कह रहा है, मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। अब यहाँ आगे क्या कहती है, जो पानी की बूंद, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, यानी कि वो सूख करके भाप बनकर उड़ जाएगी। जब धूप आ जाएगी उस गर्मी से, सूर्य के ताप से वह उड़ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। आगे क्या कह रहे हैं, अच्छा सुनाओ।
लेखक कह रहा है, बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और ओशजन यानी कि ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। किसके बारे में कहा जा रहा है? यहाँ पे पृथ्वी के बारे में कहा जा रहा है कि आग का एक गोला थी। कौन? पृथ्वी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? ये इसके बाद मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है, हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। यानी कि पहले अग्नि युग आया, उसके बाद क्या हुआ? अग्नि के बाद जो है शांत, यहाँ पे पानी के बारे में कहा गया। पहले हमारी पृथ्वी आग का गोला थी, उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा होता गया और उसके बाद हिमयुग आया और ठंडा होता चला गया। ठीक, आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और क्या कह रहे हैं इसमें। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और ओशजन यानी कि ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है, मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जब तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख, हाँ, 100 को नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के रस समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा, ये लेखक यहाँ कह रहा है। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा?
इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। अगला पेज है। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, यानी कि उसकी बूंद कह रही है अपने बारे में। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलने अस्तित्व की ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं यानी उसका वर्णन करना मुश्किल है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है। बंधु बांधव यानी कि सगे संबंधी। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है, यानी दूसरे जीव जैसे मछली हो गया, कई अलग प्रकार के प्राणी जो कि पानी में रहते हैं और उसमें नीरा नमक भरा है। यानी कि जो समुद्र या का जो पानी होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है, खारा होता है। तो यहाँ नीरा कैसा है, नमक भरा है, यानी कि खारा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, फिर भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे में जाना प्रारंभ किया, यानी गहराई में पानी के भीतर। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। पानी में जो अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, जो जो जीव जंतु होते हैं, वो जो भी उनका जो जीवन उसी के भीतर है, जो जलीय जीव होते हैं। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे जीव है, ये पानी के अंदर भीतर होता है। और मछली भी होती है, कई मछलियाँ, कई मन भारी कछुए भी पानी के भीतर ही रहते हैं और आप बाहर भी चलते हैं। वो जल में रहने वाले भी होते हैं और बाहर भी चलते हैं या रहते हैं। और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। ये आप देख रहे हैं इस चित्र में कि किस तरह से पानी जो है नदियों नालों से होकर जो है बह रहा है और समुद्र में ये मिल जाता है। और ये ऐसा टकरा टकरा कर जब ये चलता है पानी, तो खारा हो जाता है। यह पानी समुद्र में जब मिल जाता है तो अपने साथ कई जो है लवणों को ले जाता है वो। ठीक, अब चलते हैं अगले पेज के ऊपर। मैं और गहराई की खोज में किनारे से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए, यानी कि बहुत मात्रा में जो उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन घाटियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं, यानी कि कई प्रकार के, नाना का अर्थ कई प्रकार के जीव।
जो निपट, अंधे तथा महा आलसी है, यानी कि जो आलस के मारे इधर उधर भी जाना पसंद नहीं करते। इस प्रकार के जीव भी वहाँ देखने को मिलते हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे जी। मैं आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मैंने ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह मेरे ऊपर चौड़ी थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता चला जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ही था, परंतु हमने कुछ उत्साही युवा भी थे, जिसमें हम में से मैं एक स्वर में बोली, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा है। नेक्स्ट पेज है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसा स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होती बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह का जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था, हमारे असहनीय था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हमें चौंक पड़े थे। पीछे देखने से अगला पेज है। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघलती धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो, यह लेखक कह रहा है। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाव का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जलकणों से मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और को वह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया, यानी कि छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं।
जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। यानी कि पानी को जो खींचता है, किसमें, पाइप होती है ना, उसमें खींचते हैं, तो वो यह जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि खींच ली गई, किसमें, नल में से खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। यानी कि पानी को लोग अपने घरों में जो लगाते हैं पाइप पे, वहाँ से होकर अपन जो नलका होता है उसमें पानी को अपने लिए जो है पीने के लिए सुविधा उपलब्ध करते हैं। तो यह कह रहा है पानी की मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या किया गया, मुझे जो है बात किया गया और मुझे एकदम से पाइप में से होकर गुजारा गया। और नल घूमती रही। हर घर में जो दूर दूर होते हैं नल ही नल लगे होते हैं हर गांव में। तो इनके कहने का यह अर्थ है कि नल यानी कि कई सारे नल, उनमें से घूमकर पानी जो जाता है, उससे अभिप्राय। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन, अगला पेज है। रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते एक बैर के पेड़ के पास पहुंची। अब वह किसके पास पहुंची? बैर के पेड़ के पास। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह उसकी बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। तो ये थी पानी की कहानी। जो चैप्टर, रामचंद्र तिवारी जी इस चैप्टर के लेखक हैं। और ये रहे अभ्यास के प्रश्न। इसमें क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन पहला है पाठ से, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो लेखक को कहाँ पे मिलती है ओस की बूंद? तो ये यहाँ पे कह रहे हैं पहला क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का जो है वर्णन अपने शब्दों में करना है, अपने शब्दों में करना है इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पाठ को ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, और तो आपको इन क्वेश्चनों को याद करने में या समझने में कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो ये चैप्टर था पानी की कहानी।